जय हिंद एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री के 1 से लेकर के 10 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डील किया था, ठीक है। और आज हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है, जो कि क्लास 10th किसके लिए है, क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का जो है मेन जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे उस सभी का जो है केमिस्ट्री का, ठीक, आज चलने वाला कितना 11 से लेकर के 20 तक, ठीक। तो बिना समय गवाए हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो 11वां क्वेश्चन हमारा है क्रियाशीलता श्रेणी के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखें। क्रियाशीलता श्रेणी के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखें। सबसे पहला है कि H के ऊपर वाले धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। अब H क्या होता है, तो जब क्रियाशीलता श्रेणी हम देखते हैं तो क्रियाशीलता श्रेणी में इस प्रकार से हमारा क्रियाशीलता श्रेणी बना होता है, ठीक, इस प्रकार से। और यहाँ पे होती है H, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे H है, यहाँ पर H है, ठीक। अब H के ऊपर भी तत्व है और H के नीचे भी तत्व है। तो H के ऊपर यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी तत्व होगा वो सब अधिक क्रियाशील होगा। क्या होगा, अधिक क्रियाशील। H के ऊपर अधिक क्रियाशील और H के नीचे क्या हो जाएगा, सब कम क्रियाशील, ठीक। H के नीचे कम क्रियाशील और सबसे नीचे में होता है सोना। सबसे नीचे में क्या होता है, सोना होता है। और उसके सबसे ऊपर में क्या होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ठीक। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से नीचे हम लोग आते जाते हैं, ठीक। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, सब अधिक क्रियाशील होगा, हाइड्रोजन के नीचे कम क्रियाशील होगा। ये तो पहले कह दिया है H के ऊपर वाले धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। फिर दूसरा कह रहा है कि इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। ऊपर से नीचे आने पर यानी कि अब ऊपर से क्या होगा, नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। तो ऊपर से नीचे आने पर आप देख रहे हैं कि क्रियाशीलता क्या हो रही है, इसकी घट रही है। यानी कि यहाँ पर जो होगा इसका क्रियाशीलता, यानी कि जैसे हम H के ऊपर जा रहे थे, ठीक, तो क्रियाशीलता बढ़ रही थी। तो जब इसके नीचे आएगी क्रियाशीलता में, क्योंकि पोटेशियम का सबसे अधिक होता है, उसके बाद होता है सोडियम का, उसके बाद यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, मतलब क्या कि उसकी क्रिया करने की क्षमता घट जाती है, ठीक। और जैसे सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे होता है सोना, जो कि सोना जो है लगभग इसमें क्रियाशील होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है कि जो हम लोग सोना क्यों खरीदते अधिक, क्योंकि इसमें जंग अधिक दिन तक नहीं लगता है, ठीक है। और जंग नहीं लगने का कारण यही है कि क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे होता है। अब एक होता है प्लेटिनम, एक होता है प्लेटिनम जो कि सोना से भी महंगा होता है, लेकिन होता क्या है, भले महंगा तो है लेकिन इसकी क्रियाशीलता जो होती है सोना से कम होती है, इसीलिए हम लोग इसको अधिक यूज नहीं करते हैं, ठीक। क्योंकि सोना से जल्दी जंग लग जाएगा लेकिन सोना से महंगा होता है। तो और उसके बाद इसका चमक जो होता है वह सेम टू सेम चांदी के जैसा होता है, ठीक, चांदी की तरह। यानी कि चमकने में क्या दिखाई देगा, चांदी की तरह। चांदी से थोड़ा सा चमकदार होता है प्लेटिनम, जो कि महंगा भी होता है। और इसका क्रियाशीलता क्या होती है, सोना से कम होती है, इसीलिए हम लोग सबसे अधिक उपयोग किसका करते हैं, सोना का उपयोग करते हैं, ठीक। चलिए अब क्या कहा, तीसरा, यानी कि क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, क्रियाशीलता घटेगा। अब फिर तीसरा कह रहा है कि H के ऊपर वाला धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि H के ऊपर जितना भी तत्व है, H के ऊपर जितना भी तत्व है, यानी कि मान ले पोटेशियम ही हो गया, सोडियम ही हो गया, तो जितना भी तत्व होगा सब का सब क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा अम्ल से, ठीक। अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। अब हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है कि द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक। द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो द्विधर्मी का मतलब क्या होता है, द्विधर्म मतलब दो धर्म, ठीक, दो धर्म। पहला धर्म क्या हो गया इसका, अम्लीय, पहला क्या हो गया इसका, अम्लीय भी होगा, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, भस्म। यानी कि वैसा ऑक्साइड जिसका गुण जो होगा अम्ल की तरह भी होगा और भस्म की तरह, यानी कि ऑक्साइड का गुण होना चाहिए, तत्व का नहीं, ऑक्साइड, तत्व का ऑक्साइड, ठीक। कह भी रहा है कि वैसे धातु जिसके ऑक्साइड में, जिसके ऑक्साइड, मान लेते हैं यहाँ पे लेते हैं यदि Al2O3, ये हो गया कौन सी, शायद ये जो है
एल्युमिनियम का है, ठीक है, ये एल्युमिनियम का हुआ ऑक्साइड, ठीक, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, इसका जो गुण होता है ये दोनों का दोनों क्या होता है, इसका द्विधर्मी ऑक्साइड होता है। क्यों? इसमें आम्ल का भी गुण है और इसमें भस्म का भी गुण है, ठीक, यानी कि वैसा ऑक्साइड जिसका क्या हो, जिसका ऑक्साइड का गुण आम्ल की तरह भी हो और भस्म की तरह हो, क्या कहला जाएगा, वो द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा। अम्ल तथा भस्म में अंतर स्पष्ट करें, अम्ल तथा भस्म में अंतर स्पष्ट करें। ये यदि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है तो छोटा लिखना है, ठीक, यदि वही आ जाता है बड़ा क्वेश्चन के लिए तो इसका आंसर बड़ा लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आया है तो क्या इसमें बहुत से बहुत 2 लिखेंगे, हमारा इसी में कम हो जाएगा। तो पहला क्या कहता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, तो सब जानते हैं, जैसे हम लोग अचार खाते हैं घर में तो उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, मतलब क्या है, हुआ अम्लीय है कि नहीं। अब नींबू का रस अपने मुंह में ले लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, खट्टा लगेगा, क्या कहलाएगा, वो अम्ल होगा। फिर उसी प्रकार से भस्म का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। साबुन कभी खाया है, खा के देखना, उसका स्वाद पता चल जाएगा कैसा होता है, ठीक है। तो स्वाद में कैसा होगा, वो कड़वा होगा। फिर दूसरा क्या है, अम्ल, ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इस प्रकार से एक बीकर था, ठीक, इसमें जब भरा हुआ था कौन सी, एसिड, क्या भरा हुआ था इसमें, एसिड, और इसमें नीला लिटमस पत्र को डुबाया गया था। नीला लिटमस पत्र को इसमें क्या किए थे, डुबाए थे। जैसे नीला लिटमस पत्र को डुबाए थे, कैसा हुआ था, उसका रंग लाल हो गया था। यानी कि क्या होता है, नीला लिटमस पत्र को कैसा करता है, अम्ल लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। और वही उल्टा क्रिया, यानी कि भस्म में जब डुबाएंगे लाल को तो नीला हो जाएगा, लाल को भस्म में डुबाएंगे तो नीला होगा। और वही यदि क्या करें हम, लाल को यदि हम आम्ल में डुबाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि यह भी उल्टा, इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं कि जब लाल लिटमस पत्र को जब लाल लिटमस पत्र को इसका तीसरा गुण में लिख लेना है, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को अम्ल में अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, यानी कि जब लाल लिटमस पत्र को डाला जाएगा किसमें, एसिड में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम वही होता है इसका विपरीत, इसमें इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर, सेम वाइज उसी प्रकार से। यानी कि जब नीला लिटमस पत्र को भास्मिक विलयन में डाला जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को याद करते चले। ठीक है,
आज हमारा 13वां क्वेश्चन है। ठीक, यदि आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक जितना भी था मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस उस सबको कराया गया है। उस सभी को इसमें जो है 11 से लेकर के 20 तक कराया जाएगा। और जस्ट अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है, 21 से लेकर के 30 तक, यानी कि एक भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। ठीक है, जितना भी वीडियो है सभी वीडियो को एक एक करके देखते जाएं। ठीक, तो चलते हैं अब आगे। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब ये होता है कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधन के बनने में हमें मदद करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लेते हैं यहाँ पे कार्बन, कोई पूछ देगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मतलब क्या हुआ, यानी कि उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही, यानी कि अब इसका लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4, 2 और 4 है, यानी कि इसके लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा ठीक कितना है, 4 है, यानी कि इसके बाहर में कितना रख देंगे हम, 4 रखेंगे, 1 2 3 4। अब यदि बंधन बनाया किसी के साथ तो क्या करेगा, ये इसके बाहर में कितना है, 4 है, यानी कि 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन से भी ये जुड़ सकता है, 4 कार्बन से भी और जुड़ सकता है, यानी कि इसके बाहर में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा जो इससे बंधन बना रहा है, यानी कि ये जिसके बाहर कक्षा में था वही तो बनाया बंधन, तो जो बंधन बनाएगा वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन। और बिंदु संरचना का मतलब केवल उसको बिंदु के रूप में दर्शा करके छोड़ देंगे। जैसे कि कार्बन लास्ट में 4 था, केवल बिंदु के रूप में दर्शा करके छोड़ दिए, हो गया, यानी कि लास्ट में 4 था, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, हो गया। अब कहेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के लास्ट में क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यानी कि H इस प्रकार से लिख करके ऐसे करके छोड़ देंगे, हो गया हमारा H का। ठीक, यानी कि किसी भी तत्व का यदि हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछता है तो उसका हम क्या करेंगे, केवल और केवल लास्ट वाला पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, और सिर्फ उसको बिंदु के रूप में दर्शा करके छोड़ देंगे। जैसे कि हम फिर निकालते हैं नाइट्रोजन का, इसका लेते हैं नाइट्रोजन का, क्या होता है इसका 2 और 5, यानी कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 5। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एन लिख देंगे और इसके बगल में 5 इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। ठीक है, यानी कि उसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सेम टू सेम उसी को क्या करना है, बाहर बिंदु के रूप में दर्शा देना है। बस हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, आगे बढ़े। यदि ये सभी क्वेश्चंस का यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रिएटिव कोचिंग सेंटर ऐप। ठीक है, तो यदि आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक, ताकि जितना भी क्वेश्चंस होंगे उस सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। क्या कर अगला क्वेश्चन क्या है, धनायन के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। अब धनायन यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, यानी कि जब भी कोई तत्व, मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम। ठीक, सोडियम लिए, अब सोडियम का पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो क्या होता है, 2 8 और 1। ठीक, 2 8 और 1 होता है, यानी कि देखो 2 8 और 1 कैसे आया, हम किसी भी तत्व के लास्ट में अंतिम में 8 रखना चाहते हैं। ठीक, 8 क्यों रखते हैं, 8 रखने से वो तत्व अक्रियाशील हो जाता है, मतलब वो काम तब करना बंद कर देता है, अस्थायी। क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी हमेशा तो काम नहीं करेगा, वह तो चाहता है कि कभी ना कभी अस्थायी हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि विवाहित और अविवाहित आदमी में यही तो फर्क होता है। जो अविवाहित होता है वो क्या करता है, शादी करके सोचता है हम अस्थायी हो गए हैं, सोचता है कि नहीं, लेकिन होता क्या है
कि शादी के बाद तो और झंझट पालना पड़ता है उसको, ठीक है। तो हर एक कोई चाहता है कि हम क्या करें, अपना अपना शादी करके सेटल हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी यही करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको यदि शादी करके सेटल होना है, क्या करेगा, घर से वो निकालना होगा। क्या करना होगा, इसको निकालना होगा, क्योंकि सोडियम के पास अभी देखो एक बेस एक्स्ट्रा है। इसको कितना है, 8, इसके लास्ट में रहेगा, तब ये बगल वाला सटेगा इसमें, ठीक है। बगल वाला जो होगा देखेगा इसके पास 8 गो है, तभी आएगा इसके पास, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये अपने अंदर से एक निकालेगा। तो एक निकाला, क्या किया, एक निकाला, ठीक है। तो एक निकालने के बाद इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +1। एक निकाला मतलब +1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, Na +1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें निकल गया, ठीक है। +1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। अब बताओ इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, 1 प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो Na क्या हो गया, Na इधर Na+, ठीक है। ये हो गया सोडियम परमाणु, ये क्या हो गया, सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु, ठीक है। ये हो गया हमारा सोडियम आयन, क्या हो गया, सोडियम आयन, क्या हो गया, ये सोडियम आयन, ठीक है। यानी कि अब ये हमारा आयन बन चुका है और ये हमारा परमाणु है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कितना था, 11 गो। पहले Na में कितना इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था पहले, 11 गो। एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन के किए दान कर दिए। तो अब इसमें कितना बचेगा, 11 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10। तो बताओ ये परमाणु कहलाएगा, ये मूल परमाणु हुआ हमारा, हुआ कि नहीं, ये हमारा कौन सा परमाणु हुआ, मूल परमाणु। तो मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा या बढ़ा, मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा या बढ़ा, घट गया। लेकिन अब जो इसके बाद परमाणु बना है ई वाला, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा या घटा, बढ़ गया। यानी कि ये बताया जाएगा इसमें कि इसका धनायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है, होगा ही, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र कितना था, 10 गो। इसमें कितना हो गया, पहले तो 11 था ही, पहले कितना था इसमें 11, लेकिन अब इसमें और ऐड हो गया, मतलब कितना हो गया, 12। यानी कि जो बाद में धनायन बना, यानी कि सोडियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 और इसमें 10। तो बताइए बड़ा कौन हुआ दोनों में से, आयन या परमाणु, आयन होगा बड़ा या परमाणु होगा बड़ा, आयन, क्योंकि आयन में 12 इलेक्ट्रॉन और परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। तो उसके बाद का गुण है दूसरा, फिर है कि धनायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है, तो देख लिए, ठीक है। फिर कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा होता है, यानी कि इसका बगल का जो अक्रिय गैस होगा, इसका सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी के जैसा होता है, ठीक है। यानी कि मैंने सोडियम लेते हैं, सोडियम कितना में है, 11 में, इसके निकटतम अक्रिय गैस होता है नियॉन, क्या होता है, नियॉन, जो कि होता है 10 में, ठीक है। अक्रिय गैस का एक सिंपल सा ट्रिक है, 2, 8, 18, 32, 50। अक्रिय गैस का 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा अक्रिय गैस का नंबर 2, फिर 2 में 8 जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 18, फिर 18 में 18 जोड़ेंगे 36, फिर 36 में 18 जोड़ेंगे 54, फिर 54 में 32 जोड़ेंगे 86। यानी कि ये सब हमारा हो गया अक्रिय गैस का परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसका पहला जो है हमारा तत्व होता है हीलियम, हीलियम का 2 हो गया, फिर नियन होता है, नियन का 10 हो गया, फिर आर्गन होता है, आर्गन 18 हो गया, फिर होता है क्रिप्टन, क्रिप्टन होता है Kr, फिर होता है 54, किसका होता है, जेनन का, फिर होता है रेडॉन का Rn, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जितना भी है सब अक्रिय गैस का सब क्या निकल गया, हमारा परमाणु संख्या, क्या निकल गया, परमाणु संख्या, ठीक है।
तो सेम वाई इसका नियम कितना हो गया 10 हो गया। अब इसका दोनों का निकाल दे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल जाएगा। जैसे सोडियम का हुआ, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 8 1, इसका होता है 2 और 8, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है धनायन, क्या कह रहा है धनायन। अभी क्या है ये, अभी क्या है ये परमाणु, क्या है परमाणु, इसको आयन में बनाएंगे। आयन बनाने के लिए क्या करेंगे एक को निकाल देंगे, ठीक है। तब कितना बच जाएगा इसके लास्ट में 2 और 8, इसके लास्ट में कितना है 2 और 8, है कि नहीं। मतलब क्या हुआ दोनों का बताओ, यही तो कह रहा है कि धनायन का जो होता है धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने बगल वाले अक्रिया गैस के जैसा होता है कि नहीं दोनों का समान, ठीक। यानी कि धनायन होना चाहिए, ये नहीं कि परमाणु, परमाणु का अलग होता है आयन का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये क्या हो गया, नहीं रहने दीजिए। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यानी कि इसे कह रहा है क्या कि जिस बल के कारण, ठीक है, जिस बल के कारण अणु परमाणु में एक साथ बंध करके रहता है उसे क्या कहते हैं रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कि जितना भी अणु होगा, जितना भी अणु वो सब क्या होगा एक जगह एकजुट होकर के एक परमाणु में बंधा होगा, ठीक है। यानी कि एक परमाणु इस प्रकार से बंधा होगा उसे क्या कह देंगे रासायनिक बंधन, ठीक। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आयनिक, दूसरा होता है सहसंयोजक। आयनिक का मतलब प्लस माइनस चार्ज होगा उसके ऊपर, और सहसंयोजक का मतलब होता है कि वह दोनों अपना बराबरी का हिस्सेदारी दे करके जुड़ा होगा वो, ठीक है। यानी कि सहसंयोजक का मतलब दोनों का बराबरी का हिस्सेदार होगा उसमें। हो गया। जिस बल के कारण सभी अणु परमाणु में एक साथ बंध करके रहता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। पहला है आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, दूसरा है सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक या सहसंयोजक बंधन। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निस्तापन एवं भर्दन में अंतर स्पष्ट करें। ये हमारा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से याद करते हुए चलना है, ठीक है। पहला क्या देखो, कहता कौन थे दोनों में अंतर, ठीक है। तो इसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, यानी कि वहां पे वायु नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यह क्रिया ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग होता है, यानी कि ऑक्साइड अयस्क, यानी कि जिसके लास्ट में क्या लगा होगा Al2 यदि O लगा हुआ है, ठीक है, या NaO लगा हुआ है, यानी जिसके लास्ट में O लगा होगा वो क्या कहलाएगा हमारा ऑक्साइड अयस्क, ठीक है। अयस्क होते हैं 5 प्रकार के, पहला होता है ऑक्साइड, दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क,
इसी प्रकार से 3 अयस्क और होते हैं। तो सभी अयस्क को जो होते हैं सबका अलग अलग तरह से निस्तापन या भर्दन होता है। ठीक है, तो निस्तापन की क्रिया में ऑक्साइड अयस्क का प्रयोग होता है। और जब इसमें आते हैं भर्दन में, तो भर्दन का क्या होगा, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि वायु होगा तब ये क्या होगा, इसे गर्म किया जाएगा। और दूसरा, यह क्रिया सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग होता है। सल्फाइड अयस्क जिसके लास्ट में एस लगा होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं Na2S। ठीक है, यानी कि जिसके लास्ट में एस लगा होगा वो कहलाता है सल्फाइड अयस्क। और उस सब का जो भर्दन होगा, सब किस यानी कि उस सब का जो निष्कर्षण होगा वह भर्दन विधि के द्वारा होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले सभी से का। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब है धातु कर्म में प्रयोग होने वाले चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यानी कि धातु कर्म में कौन कौन सा हमें चरण देखना पड़ता है, यानी कि क्या क्या करना पड़ता है, यानी कि पूरा का पूरा धातु को निकालने से लेकर के उसका शुद्धिकरण करने तक की प्रक्रिया पूरा क्या कहलाती है, धातु का शुद्धिकरण तक पूरा का पूरा धातु कर्म कहलाएगा। ठीक है, यानी कि धातु को निकलने यानी कि धातु के निकलने से लेकर के धातु को पूरा शुद्धिकरण तक के चरण को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। और उसी धातु कर्म में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, मान लिया जाए कि कहीं पे यदि बहुत खदान है। ठीक है, खदान से पहले उसको खोद करके निकालेंगे। मान लिया जाए कहीं पे यदि इस बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक है, गड्ढा में से एक ढेला इस प्रकार से निकाले। ठीक है, एक ढेला में बहुत सारा इसमें क्या है लगा हुआ, मान लिया जाए इसमें सोना है। ठीक है, यानी कि एक मिट्टी का ढेला है और उसमें बहुत सारा सोना है। ठीक, तो उसका सोना पहले क्या करेंगे, हम उसको पहले ढेला को निकालेंगे, यानी खोद करके निकालेंगे इसको। तो खोद करके निकालने की क्रिया को खनिज कहते हैं। ठीक है, खदान से खोद करके निकाले गए जो निकाला तो उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहता है वो, खनिज। जिसे खनिज से खोद के निकाला जाता है, जिसे खदान से खोद के निकालते खनिज कहलाता है। अब जिस खनिज में क्या होगा, धातु की मात्रा अधिक होगी। जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होगी, जैसे कि मान लिया जाए इतना वो ढेला है। ठीक है, इसमें हो जाए 80% आपका सोना हो जाए और 20% हो जाए इसमें क्या, गंदगी। 20% गंदगी, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, अयस्क। क्या कहलाएगा, अयस्क। फिर उसके बाद आती है हमारा अयस्क। जब निकाल लिए तो अब ढेला के रूप में है, उसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले अलग अलग विधि द्वारा तोड़ा जाएगा। तो वही अलग अलग विधि द्वारा तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण, है कि पानी से धोएंगे या उसको मार के चूर चूर करेंगे। ठीक, तो वो कहलाता है अयस्क का सांद्रण। अब दूसरा है, अब जो सांद्रण हो गया तो सांद्रण किए हुए अयस्क को सांद्रित अयस्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि सांद्रण किए हुए अयस्क को सांद्रित अयस्क कहते हैं। ठीक है, और उसी सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में क्या किया जाएगा, धातु के ऑक्साइड में बदला जाएगा। तो धातु के ऑक्साइड में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, दूसरा इसका गुण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कहता है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। ठीक है, यानी कि धातु का जो ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा बाद में, उससे क्या होगा, धातु का निष्कर्षण, यानी उससे अब धातु को निकाला जाएगा। ठीक है, मान लो अशुद्ध धातु क्या निकलेगा, इसके बाद ये जो धातु होगा, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, यहाँ से करने के बाद हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा हमें, अशुद्ध धातु। हाँ, अशुद्ध धातु प्राप्त होगा। फिर फिर से अशुद्ध धातु के बाद हमें क्या किया जाएगा, उसको शुद्धिकरण करेंगे। क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, धातु का शुद्धिकरण करेंगे, धातु बस वहां से हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा शुद्ध धातु। ठीक है, यानी कि शुरुआत यानी गंदगी से लेकर के धातु के पूरा का पूरा शुद्धिकरण तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको निकालते हैं, उसको निकाल करके मार के चूरते हैं या पानी में मिलाते हैं, साधारण कहलाता है। फिर वही अयस्क सांद्रित अयस्क कहलाता है। फिर इसको बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। फिर उसका ऑक्साइड जो प्राप्त होता है उससे हम धातु निकालते हैं।
वो होता है अशुद्ध धातु होता है, फिर उस अशुद्ध धातु को शुद्धिकरण करते हैं तो क्या मिलता है हमें, पूरा का पूरा शुद्ध धातु प्राप्त होता है हमें। ठीक है, आगे चले हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं बरसात के दिनों में लोहा को हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर में छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें अपने आप जंग लग जाता है, लगता है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि वह अभिक्रिया कर लिया किससे, वायु से। यानी कि लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों तक यदि खुली वायु में छोड़ देने से उस पे भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है जिसे जंग कहते हैं, और इस प्रक्रिया में को जंग लगना कहते हैं। यानी कि जो लोहा का टुकड़ा होता है, ठीक, इसके ऊपर जो भूरा कलर का परत बैठता है ना, ठीक है, इसको मार करके झाड़ते हैं हम लोग, तो वही क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जंग लगना या उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं हम लोगों अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक, तो हम लोग जो है जनवरी में, ठीक है, जनवरी में यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी प्रतिभागी कहीं का भी हो वो आ करके यहाँ पे टेस्ट दे सकता है। ठीक है, और वह टेस्ट होगा हमारा 100 नंबर का। ठीक है, और जो बच्चे जितना परसेंट लाएंगे, मान लिया जाए यदि वो लाता है 50%, ठीक है, यदि वो लाता है 50 मार्क्स, ठीक, तो उसे 50% की छूट दी जाएगी। यानी कि जितना परसेंट वो लाती है उतना परसेंट का उसे क्या मिलेगा, छूट मिलेगा 11th में। ठीक है, यदि वो 10th में है, ठीक है, 10th का एग्जामिनेशन दे करके आएगा 11th में। ठीक है, 11th में उन सभी के लिए है, और सबको 11th में बहुत बड़ी मात्रा में छूट दिया जाएगा इसी के आधार पे। यानी कि वह 50% लाता है, यदि यहाँ का फी मान लेते हैं यदि 5000 है तो 50% निकालते उसका तो मात्र कितना पे करना पड़ेगा हमें, 2500। ठीक है, यदि 50% मार्क लाता है तब। यदि वह 90% मार्क्स लाता है, ठीक है, 90% मार्क्स लाता है तो उसे 10% एक्स्ट्रा छूट दे करके 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि उसे पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना रुपया दिए उसे पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कितना नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है, और उसमें जितना परसेंट लाएगा उतना परसेंट का एडमिशन के टाइम उसे छूट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, मिश्र धातु क्या है, इसके गुण को लिखिए। मिश्र धातु, मिश्र मतलब मिला हुआ, धातु मतलब एक से अधिक। ठीक है, धातु का मतलब धातु तो होता ही है, यानी कि एक से अधिक धातुओं के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक धातु होगा, या धातु एवं अधातु, यानी कि यदि केवल धातु प्लस धातु हो, या धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु हो। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, लेकिन दोनों मिला होना चाहिए उसमें, तो क्या कहलाएगा हमारा, मिश्र धातु। क्या बनेगा हमारा, मिश्र धातु। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है इसका गुण, गुण होता है पहला, ये अपने अवयव से अधिक कठोर होते हैं। मान लिया जब लेते हैं लोहा, क्या लेते हैं, लोहा, या लेते हैं हम लोग सोना, क्या लेते हैं, सोना, तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का, 24। कितना होता है, 24। यह एग्जाम में भी पूछा जाता है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का, 24 कैरेट का। लेकिन हम लोगों का आभूषण बनाने के लिए वो उपयुक्त नहीं होता, और ये होता है हमारा तरल अवस्था में। किस अवस्था में होगा, तरल अवस्था में। ठीक है, तो बताओ क्या तरल अवस्था में जो होगा यदि उसका हम बनाएंगे, कुछ गहना यदि बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो कुछ गहना बनेगा ही नहीं इसका। क्यों, क्योंकि होता तरल अवस्था में। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग 22% सोना रखते हैं,
और इसमें 2% हम मिला देते हैं क्या, दूसरा क्या मिलाते हैं, तांबा और तांबा और चांदी। ठीक है, या तो केवल तांबा ही मिलाते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम हम केवल तांबा ही मिलाते हैं 2%। ठीक है, 2% क्या मिलाते हैं उसमें हम, कॉपर को 2% मिला दिए कॉपर। ठीक है, तो 2% जैसे कॉपर मिला है तो बताओ ये क्या हो गया, धातु और धातु का मिश्रण हो गया, ये धातु और धातु का, यानी कि अब जो हमारा बनने वाला क्या होगा, ये कठोर होगा, होगा कि नहीं, होगा या नहीं होगा। यानी कि पहले क्या था, ये तरल अवस्था में, अब किस अवस्था में आ गया, कठोर अवस्था में। क्या अब इसका गहना बन सकता है, क्या अब इसका आभूषण बन सकता है, यस बनेगा। क्यों, क्योंकि अब हो गया हमारा कठोर, यानी कि पहले से क्या हो गया, ये अब मजबूत भी हो गया, कठोर भी हो गया। ठीक है, इसका गुण जो होगा अपने अवयव के गुण से पूरा का पूरा अलग होगा। ठीक है, यानी कि ये अपने अवयव से अधिक कठोर होता है, ये आसानी से जंग नहीं लगता है इसमें। यानी कि अब सोना में जंग लगता है, नहीं लगता है। ट्रेन के डब्बा में जंग लगता है, नहीं। क्यों, क्योंकि मिश्र धातु का बना होता है। ट्रेन का डब्बा, पटरी जो भी होता है सब किससे बना हुआ है, मिश्र धातु से बना हुआ है। ठीक है, फिर इसकी गुणवत्ता इसके अवयव से बेहतर होता है। मान लिया जाए जो लोहा चलने वाला होगा 10 साल, कितना साल, 10 साल, यदि उसी में हम क्या करते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं, कुछ मिला देते हैं, तो उसका आयु बढ़ करके हो जाता है 20 साल, 25 साल, 30 साल अधिक, यानी कि उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।